हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम में आज हम डिस्कस करेंगे इनकम मेथड। इनकम मेथड के बेसिक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, इनके कंपोनेंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे और साथ ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। इनकम मेथड को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन अपीयर होगी उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी वीडियो अपलोड की जाए इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग, उसका लिंक, उसका नोटिस आपको मिल जाए। सो इनकम मेथड में सबसे पहले हमें इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना होगा। अगर हम अपनी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना चाहते हैं इनकम मेथड के थ्रू तो सिंपल है। इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स एक इकोनॉमी में एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स एक इकोनॉमी में अपनी अर्निंग्स अर्न कर रहे हैं, उन सबकी अर्निंग्स को हमें क्या करना होगा, एड अप करना होगा, समड अप करना होगा। सो जो टोटल करने के बाद वैल्यू हमारे पास आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, नेशनल इनकम। तो सिंपल है, अगर हम एक इकोनॉमी की इनकम को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जितने भी इंडिविजुअल्स एक इकोनॉमी में एग्जिस्ट करते हैं उन सबकी अर्निंग्स को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगी। लेकिन इसमें अर्निंग्स कौन सी लेनी है, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में डिफरेंस होता है। फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो किसी सर्विसेज के बदले में आपको मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉई हो, वहां पर आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले में जो आपको इनकम मिली है वो आपकी क्या होगी, फैक्टर इनकम। और नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हुए आपको सिर्फ फैक्टर इनकम को ही एडअप करना होता है। दूसरी तरफ कौन सी इनकम आती है, फैक्टर ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी ने गिफ्ट प्रोवाइड किया है तो वो इनकम जो है वो ट्रांसफर इनकम है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इनकम है। ऐसी इनकम को हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हुए एडअप नहीं करते। सो यहां पर हमें कह रहे हैं, इन दिस मेथड द इनकम अर्नड बाय एवरी इंडिविजुअल ऑफ अ कंट्री बाय रेंडरिंग देयर सर्विसेज आर समड अप टू फाइंड आउट द इनकम इन एन अकाउंटिंग पीरियड। सो यहाँ पर सिंपल मीनिंग में हमें कह रहे हैं कि अगर हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है इनकम मेथड के थ्रू तो हमें जितनी भी अर्निंग्स हैं वो एडअप कर देनी है। अर्निंग्स कौन सी होनी चाहिए, बाय रेंडरिंग दीज सर्विसेज। ऐसी अर्निंग्स होनी चाहिए जो आपको किसी चीज के बदले में मिली है, समथिंग इन रिटर्न। फ्री ऑफ कॉस्ट वाली अर्निंग्स नहीं होनी चाहिए। एवरी इंडिविजुअल्स की अर्निंग्स को हम एडअप कर देंगे, कौन से पीरियड को लेकर, एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड को लेकर। ये नहीं कि पूरे 100 ईयर्स की हमने अर्निंग्स ऐड कर दी हैं, एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड होना चाहिए। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। सो ये सिंपल मीनिंग था। इन दिस मेथड द इनकम अर्न बाय एवरी इंडिविजुअल, जो भी इंडिविजुअल्स होंगे एक कंट्री के, उनकी इनकम को हम एडअप कर देंगे। इनकम कौन सी होनी चाहिए, जो समथिंग इन रिटर्न मिली हो, बाय रेंडरिंग देयर सर्विसेज। उन सबको हम क्या कर देंगे, एडअप कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम। अब ये तो हो गया सिंपल लैंग्वेज में। अगर आपको डिफाइन करने को कहा जाए या फिर अगर आपने फाइनल पेपर्स में लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड एज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। कौन सी इनकम का टोटल करना होता है, फैक्टर इनकम का, जो कि अभी आपको एक्सप्लेन किया। अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट, किसने अर्न की हो, एक नॉर्मल रेजिडेंट। और नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है, ये आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मेथड को अंडरस्टैंड करने के लिए प्रीवियस जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। सो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, फैक्टर इनकम का टोटल करना होगा। वो फैक्टर इनकम किसने अर्न की हो, एक नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री ने, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। सो अकाउंटिंग पीरियड को भी हमने इसमें इंक्लूड करना है। सो ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपको एक्सप्लेन करने हैं अच्छे से। इनकम मेथड के थ्रू अगर आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करना चाहते हो तो फैक्टर इनकम इंक्लूड करनी है, नॉर्मल रेजिडेंट की एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड को लेकर। सो इसको हम टोटल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम। अब इनकम मेथड के थ्रू जो हम कैलकुलेट करते हैं वो हमारे पास क्या आता है, NDP@FC। जैसे वैल्यू एडिड मेथड आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था,
उसके थ्रू जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या आता था, जीडीपी एट एमपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ऐसे ही जब हम इनकम मेथड को यूज करते हैं तो हमारे पास क्या कंपोनेंट आता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ इनकम मेथड या फिर टाइप्स ऑफ इनकम्स। अब अगर हमें नेशनल इनकम के थ्रू इनकम मेथड के थ्रू अगर हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स के इनकम हैं। अगर हमें इनकम्स की टाइप पता होंगी तभी हम इनकम को ऐड कर पाएंगे, कोई भी इनकम छूटनी नहीं चाहिए। इसीलिए कंपोनेंट्स इनकम को हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थ्योरेटिकली भी पूछा जा सकता है और न्यूमेरिकल तो आता ही है। ये 3 हमारे पास जो हैं वो कंपोनेंट्स ऑफ इनकम मेथड हैं। फर्स्ट हमारे पास है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सेकंड हमारे पास है ऑपरेटिंग सरप्लस और थर्ड हमारे पास है मिक्स्ड इनकम। इन तीनों ही कंपोनेंट्स को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एनडीपी एट एफसी, यानी कि इनकम मेथड का फॉर्मूला है ये हमारे पास। अगर इनकम मेथड से हमें कैलकुलेशन करने को बोलते हैं तो हमारे पास एनडीपी एट एफसी की वैल्यू आती है। और वो कैसे आती है, जब हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज उसमें ऐड कर देंगे ऑपरेटिंग सरप्लस और उसमें भी ऐड कर देंगे मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, इनकम मेथड, नेशनल इनकम, एनडीपी एट एफसी। इन तीनों ही कंपोनेंट्स को डिटेल में अंडरस्टैंड कर लेते हैं ताकि थ्योरेटिकली क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाए, उसके बाद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब है कि अगर कोई इंडिविजुअल किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉयर आपको पेमेंट करेगा अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के रीजन से। जो भी पेमेंट एक एम्प्लॉय को रिसीव होती है अपने एम्प्लॉयर से, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब ये कंपनसेशन आपको कैसे दी जा सकती है, फर्स्ट इन कैश। अगर आप वहां पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको जो भी कंपनसेशन मिलेगी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए वो इन कैश हो सकती है। इन कैश मींस या तो आपको वेजेस मिलेंगी या फिर आपको सैलरीज। ये फर्स्ट एलिमेंट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का। इट मींस अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को एक्सप्लेन करना है तो आपको ये सब पॉइंट्स एक्सप्लेन करने होंगे। और अगर आपको प्रैक्टिकल आता है और प्रैक्टिकल में आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन ही नहीं है तो उसके सब कंपोनेंट्स आपको दिए होंगे, उनको ऐड करने पर आपका मेन कंपोनेंट बन जाएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। जो भी कंपनसेशन मिलती है उसमें से फर्स्ट क्या हो सकती है कि एक एम्प्लॉय को इन कैश उसको क्या प्रोवाइड की जा रही है, वेजेस या फिर सैलरीज। नेक्स्ट है पेमेंट इन काइंड। पेमेंट इन काइंड का मतलब होता है कि कई बार एम्प्लॉयर आपको पेमेंट कैश में नहीं करता, नॉट इन कैश, वो आपको कैश पे करने की बजाय जो जर्नल अलाउंसेस होते हैं वो प्रोवाइड कर देता है। फॉर एग्जांपल फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर आपको कुछ भी फीवर वगैरह फील होता है तो फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड की जाती है। या फिर फ्री रेंट अलाउंस, आपको बिना किसी पेमेंट के, बिना किसी रेंट के एक घर प्रोवाइड कर दे दिया जाता है रहने के लिए। ये भी आपको किसमें इंक्लूड करना होगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में। इट मींस अगर आपको वेजेस एंड सैलरीज मिल रही हैं वो भी इंक्लूड होंगी, और अगर आपको इसके अलावा कैश में पेमेंट के अलावा कुछ फ्री सर्विसेज भी मिल रही हैं एम्प्लॉयर की तरफ से, उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। ये नहीं है कि अगर आपको पेमेंट इन काइंड मिल रही है तो इसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता, काउंट किया जाता है। ये फर्स्ट 2 एलिमेंट्स हो गए, पेमेंट इन कैश, पेमेंट इन काइंड। नेक्स्ट हमारे पास आता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटीज। अब जो प्रोविडेंट फंड्स होते हैं उसमें दोनों ही पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन करता है और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूशन करता है। जो एम्प्लॉय है उसकी कंट्रीब्यूशन को इंक्लूड नहीं किया जाता क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी वेजेस एंड सैलरीज में आ चुकी हैं। अगर एम्प्लॉयर कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है उसको हम काउंट करेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में। फॉर एग्जाम्पल 500 रुपीज एम्प्लॉय जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने प्रोविडेंट फंड के लिए, और सेम अमाउंट 500 ही अमाउंट जो है वो एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है।
तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी वेजेस एंड सैलरीज में इंक्लूड हो चुकी है, दोबारा हम इंक्लूड नहीं करेंगे इसको। जबकि इंप्लॉयर की कंट्रीब्यूशन को इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये भी एक कंपनसेशन है इंप्लॉयर की तरफ से इंप्लॉय को। लास्ट कंपोनेंट हमारे पास आता है पेंशन ऑन रिटायरमेंट। अब यहां पर ध्यान रखना है, पेंशन ऑन रिटायरमेंट की बात कही जा रही है। ओल्ड एज पेंशन हमें इंक्लूड नहीं करनी होती क्योंकि वो ट्रांसफर इनकम होती है। पेंशन ऑन रिटायरमेंट का मतलब है कि जब आप रिटायर हो चुके हो उस वक्त आपको जितनी भी पेंशन मिलेगी वो आपकी सर्विसेज की वजह से मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। आपने बिजनेस में सर्विसेज प्रोवाइड की थी इसलिए आपको पेंशन दी जा रही है। तो इसका मतलब रिटायरमेंट के टाइम पर जो भी आपको पेंशन मिलेगी वो भी आपको इंक्लूड करनी है नेशनल इनकम में। सो ये 4 सब कंपोनेंट्स को मिला के हमारा एक मेन कंपोनेंट बनता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। सो अगर आपको एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है और उसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं गिवन, तो उस केस में ये 4 आपको उनके सब कंपोनेंट्स गिवन होंगे। इन 4 सब कंपोनेंट्स को ऐड करके आपके पास मेन कंपोनेंट आ जाएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। सो अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। वेजेस एंड सैलरीज क्या होती हैं? पेमेंट इन कैश। पेमेंट इन काइंड क्या होती है? जब कैश में पेमेंट ना करके कुछ अलाउंसेस दिए जाते हैं, फ्री गिफ्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन में एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन ऐड करनी है, एम्प्लॉय की नहीं। पेंशन ऑन द रिटायरमेंट इसलिए ऐड की जाती है क्योंकि ये सर्विसेज रेंडर करने का ही नतीजा है। सो ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इसके सब कंपोनेंट्स थे। नेक्स्ट एलिमेंट या फिर नेक्स्ट मेन कंपोनेंट हमारे पास क्या आता है? ऑपरेटिंग सरप्लस। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में हमने ये अंडरस्टैंड किया कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो तो आपकी इनकम क्या हो सकती है। लेकिन अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क नहीं कर रहे बल्कि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही आपकी है या फिर और कोई सोर्स है आपके पास इनकम का, तो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व किया जाएगा? फर्स्ट आपके पास आता है रेंट। इट मीन्स अगर आपका बिजनेस नहीं है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क भी नहीं कर रहे, लेकिन आपके पास एक प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, उस प्रॉपर्टी को आपने रेंट पे दिया हुआ है। सो अगर आपने उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया हुआ है तो आपको रेंटल इनकम आएगी और वो रेंटल इनकम भी किस में इंक्लूड की जाएगी? इनकम मेथड में। सो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में हमने ये देखा था कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो। ऑपरेटिंग सरप्लस में हम ये देखेंगे कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क नहीं कर रहे तो आपके पास इनकम किस टाइप की हो सकती है। फर्स्ट है रेंटल इनकम। अगर आप लैंडलॉर्ड हो, लैंड ओनर हो, आपने रेंट पे कोई हाउस या प्रॉपर्टी दी हुई है तो आपके पास रेंटल इनकम आएगी और उस रेंटल इनकम को भी हम ऐड करेंगे नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हुए। ये किसका कंपोनेंट है? ऑपरेटिंग सरप्लस का। इट मींस अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं गिवन तो उसके ये तीनों कंपोनेंट्स आपको दिए होंगे, इनको ऐड करके ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है इंटरेस्ट। हो सकता है कि आपके पास बहुत सारी इनकम हो, आपने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है। सो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो भी इंटरेस्ट आपको रिसीव होगा उसको भी हम ऐड करेंगे नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हुए। थर्ड कंपोनेंट हमारे पास आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट किसको जनरेट होता है? जिसकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन होती है। सो अगर आपकी खुद का बिजनेस है, उस बिजनेस में जितनी भी आपको प्रॉफिट्स अर्न हो रहे हैं वो सभी ऐड किए जाएंगे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हुए। इसमें भी इसके सब कंपोनेंट्स हैं। अगर आपको प्रॉफिट नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में तो प्रॉफिट के सब कंपोनेंट्स आपको दिए जा सकते हैं। प्रॉफिट का सब कंपोनेंट हमारे पास फर्स्ट क्या आता है? डिविडेंड। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा? कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। और लास्ट हमारे पास क्या आएगा? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। सो अगर आपको प्रॉफिट नहीं दिया हुआ तो प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए इसके सब कंपोनेंट्स आपको दिए हो सकते हैं। प्रॉफिट में से फर्स्ट इसका कंपोनेंट क्या आता है? डिविडेंड। डिविडेंड वो प्रॉफिट होता है जो कि आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके बिजनेस ने 20 लाख अर्न किए, 20 लाख में से आपने 10 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो वो आपका क्या बन जाएगा? डिविडेंड। सो डिविडेंड प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है, वो पार्ट होता है जो कि आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है शेयर होल्डर्स में।
सो अब आपके पास प्रॉफिट कितना रह चुका है 10 लाख। अब इस 10 लाख के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो टैक्स चार्ज करेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। सपोज अगर कॉर्पोरेट टैक्स 20% है, सो इट मीन्स 2 लाख आपने कहां पर दे दिया है, गवर्नमेंट को। यहां पर हम लिख देते हैं 2 लाख। इतना करने के बाद आपके पास जो फाइनल प्रॉफिट बच जाएगा वो है 8 लाख, और वो 8 लाख कौन सा प्रॉफिट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो कि आपने अपने पास रखा हुआ है बिजनेस में फ्यूचर यूज के लिए। सो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना आ गया, 8 लाख। सो अगर आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 20 लाख तो ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा और कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, इसके सब कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, तो उसको ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो आपका क्या होगा, प्रॉफिट। 10 लाख डिविडेंड, 2 लाख कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, 8 लाख अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। 8 + 2 + 8 20 लाख। सो ये थे सब कंपोनेंट्स किसके, ऑपरेटिंग सरप्लस के। सब कंपोनेंट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके थ्रू ही आपका थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों ही क्वेश्चन सोल्व होंगे। सो ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंटल इनकम, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। सो लास्ट कंपोनेंट हमारे पास है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम का मतलब है पेमेंट टू सेल्फ। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक एग्जांपल अंडरस्टैंड करनी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर एक बिजनेसमैन है जो कि सोल प्रोप्राइटर है, सोल प्रोप्राइटर मतलब वो खुद ही अपना बिजनेस का ओनर भी है, मैनेजर भी है, और सब वर्क वो खुद ही करता है। सो इसमें जो पेमेंट वो अपने आप को करेगा, सेल्फ को पे करेगा, उसको भी हमें नेशनल इनकम में इंक्लूड करना होगा। फॉर एग्जांपल, एक सोल प्रोप्राइटर में एक बिजनेसमैन खुद ही मैनेजर है, और एज अ मैनेजर वो अपने आप को ही 40,000 रुपीज पे कर रहा है। सो ये 40,000 भी हमें इंक्लूड करने होंगे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। सो थर्ड पॉइंट एक ऐसा रखा गया जिसमें मिक्स्ड इनकम हमने इसको नाम दिया है, मतलब जितने भी रिमेनिंग इनकम्स हैं वो सभी इसमें ही इंक्लूड की जाएंगी। सो लास्ट में अब ये हमारे पास है क्वेश्चन जिसको हमें सॉल्व करना है और इसको अंडरस्टैंड भी करना है। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम यूजिंग इनकम मेथड। सो चाहे यहां पर नहीं भी लिखा होता, हमें पता ही है कि इनकम मेथड से करना है, क्योंकि आज हमारा टॉपिक इनकम मेथड ही है। इससे पहले वैल्यू एडिड मेथड की वीडियोस प्रोवाइड कर दी गई हैं, अगर वो आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप उसको जाकर देख सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियो एक बार अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि उसमें कन्वर्जन रूल्स सिखाए गए हैं। कन्वर्जन रूल्स तीनों ही मेथड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले हमें यहाँ पर आइटम्स प्रोवाइड की गई हैं, जिसको यूज करते हुए हमें अपनी डोमेस्टिक और नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। दूसरी तरफ हमें अमाउंट्स दी गई हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें यहां पर अपना फॉर्मूला मेंशन कर देना है, NDP@FC, क्योंकि इनकम मेथड से हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ही प्रोवाइड होता है। सो यहां पर NDP@FC लिख देंगे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस और लास्ट में मिक्स्ड इनकम। तो सबसे पहले हमने यहां पर एक फॉर्मूला मेंशन कर दिया है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो जो इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है वो हम यहां पर पुट करते जाएंगे। ऐसे करने से हमारा टाइम सेव हो जाएगा, हमें एक एक आइटम ढूंढनी नहीं पड़ेगी। जो आइटम सबसे पहले हमारे पास आएगी वो जिस कैटेगरी में बिलोंग करती होगी वहां पर हम उसको एंटर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट हमारे पास यहां पर दी हुई है वेजेस। वेजेस एंड सैलरीज किसका सब कॉम्पोनेंट है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का। सो इसको हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में मेंशन कर देंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको फाइंड आउट कर लेना है कि कहीं पर हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज तो नहीं गिवन, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में क्या किया जाता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए वेजेस एंड सैलरीज भी प्रोवाइड कर दी जाती हैं और साथ ही कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी दे दिया जाता है। सो अगर आपको फुल एलिमेंट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है तो उसके सब कंपोनेंट्स का हमें यूज नहीं करना, वो आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं।
सो अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है तो वो पूरा का पूरा एलिमेंट, उसकी अमाउंट हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं गिवन, उसके कंपोनेंट्स गिवन है, तब हम उसके कंपोनेंट्स का यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सो वेजेस की वैल्यूज हमारे पास गिवन है 10,000, सो यहां पर हम लिख देते हैं 10,000। नेक्स्ट हमारे पास है रेंट, अमाउंट है 5,000। रेंट किस में लाई करता है? ऑपरेटिंग सरप्लस में, सो यहां पर हम लिख देंगे 5,000। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है, अमाउंट है 400। नेक्स्ट हमारे पास है डिविडेंड। अब डिविडेंड किसका पार्ट है? ऑपरेटिंग सरप्लस का, लेकिन ऑपरेटिंग सरप्लस में भी ये किसका पार्ट आता है? प्रॉफिट का। सो इसको मेंशन करने से पहले हमें ये चेक कर लेना है कि कहीं पर हमें प्रॉफिट तो नहीं दिया हुआ। अगर पूरा का पूरा प्रॉफिट की वैल्यू दी हुई है तब जो सब कंपोनेंट्स हैं उसको हम यूज नहीं करेंगे। अगर प्रॉफिट नहीं गिवन तो इसके सब कंपोनेंट्स जो हैं, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, उसको हम यूज करेंगे। सो क्वेश्चन में कहीं पर भी हमें प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, उसके सब कंपोनेंट्स को ही यूज करना होगा। सो फर्स्ट आता है डिविडेंड, अमाउंट है 3,000। नेक्स्ट हमारे पास है मिक्स्ड इनकम, जो कि हमें एग्जैक्ट गिवन है 400। मिक्स्ड इनकम के सिवा ये हमें और क्या मेंशन कर सकते थे? पेमेंट टू सेल्फ। नेक्स्ट हमारे पास है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट का पार्ट है, सो हम यहां पर ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। अब यहां पर हमें मेंशन नहीं किया गया कि ये किसकी तरफ से कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय की तरफ से या फिर एम्प्लॉयर की तरफ से। एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन ऐड करनी होती है, एम्प्लॉय की ऐड नहीं करनी होती। अब क्योंकि कुछ नहीं मेंशन किया हुआ, इसलिए हम इसको क्या मानेंगे? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, और ऐड करेंगे कंपनसेशन में 400। नेक्स्ट हमारे पास है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, जो कि ऑपरेटिंग सरप्लस में से प्रॉफिट का पार्ट है, सो यहां पर हम ऐड कर देंगे, अमाउंट है 400। लास्ट हमारे पास है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसका कहीं पर कोई यूज नहीं है, सो इसको हम छोड़ देंगे। सो ये हमारे पास फाइनल वैल्यूज आ जाएंगी। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 10,400 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, ये हमारे पास आएगा 9,000, और लास्ट में ये है 400। फाइनल अमाउंट हमारे पास आ जाएगी ₹19,800 NDP एट FC। अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था? डोमेस्टिक इनकम। सो ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, इट मींस ये हमारे पास डोमेस्टिक इनकम है, NDP एट FC। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? NNP एट FC। सो NNP एट FC को हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। NNP एट FC फाइंड आउट करने के लिए हमें कन्वर्जन रूल यहां पर अप्लाई करना होगा, NDP एट FC, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है। इसको कंपेयर करेंगे, जो चेंजेस हमें चाहिए वो हम इसमें यूज करेंगे। प्रीवियस वीडियो में कन्वर्जन रूल अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसको आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। फर्स्ट हमारे पास आता है नेट, यहां पर भी नेट है, इसका मतलब कोई चेंजेस नहीं करने। यहां पर हमारे पास आता है नेशनल, और यहां पर हमारे पास क्या है? डी, यानी डोमेस्टिक। डोमेस्टिक इनकम में हम कौन सी वैल्यू ऐड करें कि वो हमारी नेशनल इनकम बन जाए? सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं तो वो हमारी नेशनल इनकम बन जाएगी। लास्ट हमारे पास है फैक्टर कॉस्ट, और यहाँ पर भी फैक्टर कॉस्ट है, सो इसको भी चेंज नहीं करना। सो ये एक ही रूल यहाँ पर अप्लाई होगा, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। NDP एट FC यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया 19,800, इसमें ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 1000। सो ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल आंसर ₹20,800। सो ये हमारे पास आ गया NNP एट FC, यानी नेशनल इनकम। सो अगर नेशनल इनकम आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुका है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लास्ट में जाते हुए आपको यही एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जो कि क्वेश्चन में भी आपको बताया था, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं दिया तो उसके सब कंपोनेंट्स आपको दिए होंगे,
वेजेस एंड सैलरीज, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, पेमेंट इन काइंड, पेंशन ऑन रिटायरमेंट। अगर आपको एग्जाम में दोनों ही इंफॉर्मेशन दे दी जाती हैं, ये चारों कंपोनेंट्स भी गिवन है और ये मेन कंपोनेंट भी गिवन है, तो आपने दोनों में से कौन सा कंपोनेंट सिलेक्ट करना है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। क्योंकि अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है तो उस केस में इसका कोई भी यूज नहीं है। अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं गिवन तब हमें इन चारों को यूज करना है। ऐसे ही नेक्स्ट, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अगर ये तीनों कंपोनेंट्स दिए हुए हैं और ऑपरेटिंग सरप्लस भी दिया हुआ है तो हमें कौन सा सिलेक्ट करना है? ऑपरेटिंग सरप्लस। क्योंकि अगर आपको मेन कंपोनेंट गिवन है तो हम उसको यूज करेंगे, इनके सब कंपोनेंट्स को यूज नहीं करेंगे। अगर एग्जाम में ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं गिवन तो इनके मेन जो सब कंपोनेंट्स हैं उनको हम यूज कर सकते हैं। ऐसे ही लास्ट, अगर आपको एग्जाम में ये तीनों सब कंपोनेंट्स दिए हुए हैं प्रॉफिट के और प्रॉफिट भी गिवन है तो उस केस में हमें प्रॉफिट यूज करना है, क्योंकि जब मेन कंपोनेंट हमें दिया हुआ है तो हम उसको यूज करेंगे, इन तीनों को हम इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगर एग्जाम में प्रॉफिट नहीं गिवन और ये तीनों कंपोनेंट्स गिवन है तो इन तीनों कंपोनेंट्स को यूज करेंगे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। सो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पे जोली कोचिंग आईडी है, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं।